मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का और अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने अपना इस संडे इवनिंग का समय इस सेशन को दिया। मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगी सो दैट और भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ें। द सेशन इज अबाउट टू स्टार्ट एट 9 o'clock शार्प। जब तक हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। देखिए संडे इवनिंग है, मैं समझती हूँ कई लोग आज एंजॉय कर रहे होंगे अपना दिन और उसके बाद इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट। मूवी देखने का समय होगा, नेटफ्लिक्स देखने का समय होगा और कुछ लोग अपना बिजनेस वगैरह करके उसके बाद आराम से अपने घर आके डिनर करके सेशन देखने बैठे हैं। और बिजनेसमैन की लाइफ भी ऐसी ही होती है, एक व्यापारी जिसे कभी छुट्टी नहीं मिलती, चाहे संडे हो चाहे मंडे, राइट। आप खुद ही सोचिए कि जितनी मेहनत अभी हम कर रहे हैं, संडे को भी हम लोग काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो क्या 20-30 साल तक भी हम क्या सेम लेवल पर मेहनत कर सकते हैं? क्या ऐसा है सच्ची में कि अगर हम जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं 20-30 सालों के बाद भी हम उसी फोर्स के साथ मेहनत कर पाएंगे? आपको भी पता है एज के साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, बट एक सैलरी एम्प्लॉय जो जिसको तो फिक्स्ड सैलरी आ रही है, चाहे वो आज हो या कल हो या हमेशा के लिए हो, पहले महीना दर महीना आती है। बिजनेस में हम जानते हैं अगर एक दिन नहीं खोलेंगे तो ना ही मुनाफा होगा, ना ही हमें इनकम मिलेगी। बट एक सैलरी वाले को अगर छुट्टी ले लेता है तब भी आराम से उसे तो उसकी फिक्स्ड सैलरी मंथली मिल ही रही है, करेक्ट। और सोचने वाली बात है कि उसके नौकरी से नौकरी छोड़ने के बाद भी उसे एक मंथली इनकम सोर्स जनरेट होता रहता है। आप लोग सभी जानते होंगे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में आराम से एम्प्लॉय अपना काम करता है, रिटायर होने के बाद भी उसे अपना पैसा मिलता रहता है, लेकिन व्यापारियों का क्या? तो हम आज इस सेशन में आए हैं सो दैट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बिजनेसमैन को जो प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। कई बार पहले क्या होता था कि हम लोग एक ही सेल्स टैक्स देते थे जो साल में एक बार देना पड़ता था। जीएसटी आने के बाद आप लोगों ने खुद ने देखा होगा काफी सारी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे अलग अलग टैक्स रेट पर मंथली हमें टैक्स देना पड़ता है। पता नहीं रहता कि कब टैक्स दे दिया, कौन से महीने में हमने टैक्स नहीं दिया। अब हम अपना बिजनेस संभालेंगे या फिर अपनी टैक्स बुक को खोल कर बैठेंगे कि कब हमने टैक्स दिया या कब नहीं, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ, और भी चीजें देखनी पड़ती है। तभी आपने कई बार सुना होगा जब बिजनेसमैन घर पर आता है तो कई बार फैमिली क्या बोलती है, बिजनेस की बातें प्लीज आप बिजनेस तक ही रखिए, घर में आकर ना बोलिए। पर एक बिजनेसमैन कभी भी ये सब नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिमाग में बैकएंड क्या चल रहा होता है कि अच्छा कल मुझे क्या करना है, कल किस तरह से इनकम जनरेट होगी, आज कैसे मैंने काम किया, उसका सारा हिसाब किताब उसके दिमाग में चल रहा होता है। आई होप आप लोग बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो। एम आई राइट? यू कैन यूज द रिएक्शंस बटन ऑल्सो। आप लोग रिएक्शन बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज पर बात करेंगे कि किस तरह से हमें एक दोस्त मिल जाए जो हमें इस मुसीबत से दूर ले जाए कि अब भाई 60-50 साल हो गए, हमने बहुत कमा लिया, बहुत सब कुछ बिजनेस देखा, अब कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे इस सबको मैनेज कर सके। जैसे पहले हम सब कुछ कैलेंडर में नोट करके रखा करते थे, आजकल सब कुछ मोबाइल में हो चुका है, आपका कैलेंडर न्यूज वगैरह सब कुछ मोबाइल में आ जाती है। अब हम कभी भी कैलेंडर में डेट मार्क नहीं करते। मोस्ट ऑफ द पीपल आप में से यही होंगे, पहले कैलेंडर टका रहता था और उसमें हम लोग डेट्स मार्क करके रखते थे। अभी सब कुछ मोबाइल पे आ जाता है, क्या डेट है, किस चीज की छुट्टी है, हमारा काम कोई और मैनेज कर रहा है। उससे अच्छी बात क्या होगी, अब हम अपना टाइम वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे हमें असली में मेहनत करनी है, जो कि हमारा रोजी रोटी, हमारा व्यापार है। हम उसमें क्यों अपना वक्त जाया करें जो चीज हमारे लिए कोई और कर सकता है। सो पार्टिसिपेंट्स, इसीलिए
इसी चीज को समझाने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर आलोक सेठी, जो कि हमें एक दोस्त की तरह इस पूरी जर्नी में आगे ले जाएंगे कि हम किस तरह से इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और कैसे एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं। मिस्टर आलोक सेठी एज अ सीए CS बाय प्रोफेशन और बहुत सारे सेशंस में उन्होंने अपने इनपुट्स दिए हैं ताकि हम जैसे व्यापारी जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें इस चीज की अहमियत समझा सके कि 30-40 साल बाद हम किस तरह से अपनी जिंदगी आसानी के साथ बिता सकते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वरीज के, जैसे कि एक सैलरीड मैन गुजारता है। So the next speaker will be Mr. Alok sir. I would like to invite him on Zoom screen. First of all, before that, I would like to request you all कि please अपने mic mute पर रखना ताकि कोई disturbance ना हो। और सेशन में जब भी कहीं ऐसा लगे कोई क्वेरीज क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स का नीचे यूज कर सकते हो। देयर इज अ चैट बॉक्स, मैसेज बॉक्स, जिसमें आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो। जो भी आपके मन में किसी भी तरह के सवाल आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम यहाँ पर इस तरह से संडे इवनिंग पर क्या कर रहे हैं, वहां पे आराम से। और दूसरा ऑप्शन है, आप यू कैन इजीली यूज द हैंड रेज वाला बटन। रिएक्शन टैब पे हैंड रेज वाला ऑप्शन होता है, आप हैंड रेज करके अपना नाम रीड करके आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आलोक सर जितनी हो सके आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज आ रही है। सो इसी के साथ मैं अब मिस्टर आलोक सेठी को बुलाना चाहूंगी टू एड्रेस ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू अंजिता एंड गुड इवनिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो शख्स हमारे सामने है वो है वॉरेन बफेट, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। देखिए, हम पूरी जिंदगी, तमाम जिंदगी मेहनत करते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन पैसा कब तक कमाया जाएगा या कब तक हम पैसा कमाने के पीछे भागते रहेंगे? हमारी एक जिंदगी है, हमारे से जुड़ा हुआ परिवार है। हम चाहेंगे कि हम परिवार को समय दें और परिवार ही हमारा साथ देता है जब भी हमें उनकी जरूरत होती है। तो आज जो सेशन हमने रखा है उसमें मैं आपको ये समझाना कोशिश करूंगा कि हम जो भी पैसा कमाते हैं उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि हम एक गारंटीड रिटर्न पा सके रिटायरमेंट के टाइम पे। जब हम रिटायर हों तो हमारे पास कोई बर्डन ना हो, हम फाइनेंशियली फ्री हो और हम मजे से अपनी जिंदगी जी सके, अपने परिवार के समय साथ टाइम बिता सके, और हमें कभी भी ये ना सोचना पड़े कि आज अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो कल क्या होगा। 1-1.5 साल से कोरोना में हम बहुत बुरा वक्त हमने देखा है, बहुत सारी ट्रबल्स हमारे सामने आई है, लेकिन उससे हमने ये सीखा है कि एवरी वन शुड हैव अ बैकअप प्लान। इसी तरीके से हमारे फाइनेंशियल जर्नी में भी हमारे पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जब मैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने पैसा कमाया है वो मेरे लिए पैसा कमाए। जिस दिन मुझे सुबह उठ के ये ना सोचना पड़े कि आज मैं घर से काम करने नहीं जाऊंगा तो मेरे घर वाले रोटी नहीं खा पाएंगे। अगर आपने वो दिन क्रिएट कर लिया कि जिस दिन आप चाहें उस दिन आप रिटायर हो सकते हैं, दैट मीन्स यू आर फाइनेंशियली सिक्योर। आपका जो फ्यूचर है वो काफी सिक्योर्ड है। और आज हम लोग जो जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं कि मैं आपको हेल्प कर सकूं ये जानने में कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं या हमारा रिटायरमेंट जो है वो हैप्पी रिटायरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में लाया हूं नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। हम एनपीएस के साथ जानेंगे कि हम कैसे, जब हम कमा रहे हैं तो जो हम पैसा कमा रहे हैं उसको किस तरीके से एनपीएस में इन्वेस्ट करें ताकि जब हम रिटायर हों, जब हम चाहें जब हम रिटायर हो सके, और जब हम रिटायर हों तो हमारे पास एक अच्छा पूंजी इकट्ठी हो जाए, एक कैपिटल हमारे साथ हो जिससे हम जैसे चाहे वैसे काम में ले सके और फाइनेंशियली हम सिक्योर रहें। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आगे वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा तोहफा दे सके।
और हमें श्रम तो हमेशा करते रहना है, काम हमेशा करते रहना है, क्योंकि जिस दिन हम काम करना बंद कर देते हैं उस दिन हम खुश नहीं रह पाते हैं, अपना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। तो हमें व्यस्त तो रहना ही है, काम करना है, लेकिन काम करना हमारा एक पैशन होना चाहिए, हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। तो रिटायरमेंट प्लान करना क्यों जरूरी है? आज मेरी 35 की एज है, आई एम अ प्रोफेशनल, मैं आज काम कर रहा हूँ। मैं आज से 15 साल काम कर सकता हूँ, 20 साल बाद काम कर सकता हूँ, लेकिन 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा? हो सकता है कि मैं जिस तरीके से, जिस क्षमता से आज काम कर पा रहा हूँ, कल नहीं काम कर पाऊँ। तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए, एक कैपिटल मेरे पास इकट्ठा होना चाहिए, मेरे पास इतनी पूंजी होनी चाहिए कि मैं अगर काम करना छोड़ दूं तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसी के लिए आज जरूरी है कि आज से अपना आप रिटायरमेंट प्लान करें। रिटायरमेंट की बात हम जब करते हैं, जब रिटायरमेंट शब्द सुनते हैं तो सबके चेहरे पे खुशी आती है। अरे यार, वो सेकेंड इनिंग चालू होने वाली जिंदगी की, जहां मुझे अब काम नहीं करना, अब मैं अपना समय उन सब चीजों में व्यतीत करूंगा जो मैंने ख्वाब देखे थे। मैं दुनिया घूमना चाहूंगा, मैं अपने बच्चों, अपने पोतों के साथ खेलना चाहूंगा, मैं अपनी बेटियों को टाइम देना चाहूंगा। ये सब हमारे दिमाग में ख्याल आता है। लेकिन आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि हम जब यंग होते हैं, हम 20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं, 40 साल के होते हैं, और हमारे पास जोश होता है और जुनून होता है कुछ करने का, और हम करते भी हैं, लेकिन क्या ये उतना सफिशिएंट होता है कि हम अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं? आज हम सोचें कि हम 50 साल की एज में रिटायर हो जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन कब पॉसिबल होगा? जब आप जो पैसा कमा रहे हो उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि वो आपको फ्यूचर में एक पेंशन देता रहे। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनकी तय होता है कि भाई हमारी नौकरी जब खत्म होगी तो सरकार हमें पेंशन देगा। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें कौन पेंशन देगा? उन्हें सरकार पेंशन नहीं देगी। उन्हें अपनी पेंशन खुद ही क्रिएट करनी है। जो वो पैसा कमा रहे हैं उसी पैसे में से पैसे को बचाना है, ताकि आगे फ्यूचर में वो पेंशन पा सके। और ये कैसे हो संभव है, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो एनपीएस क्या होता है, मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। देखिए, इसके नाम में ही पेंशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पैसा हमें मिलेगा वो हमें रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। मतलब जब हम रिटायर हो जाएंगे, हम 60 साल की उम्र में जब काम करना बंद कर देंगे, या हम काम करते रहेंगे लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आए, पैसा आए, तो हमको पेंशन मिलना उस समय से चालू होगी। और नेशनल का मतलब ये हो गया कि एनीवेयर इन इंडिया एंड एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। मतलब कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या आप गवर्नमेंट में काम करते हो, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन भी हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, खुद का व्यवसाय भी करते हैं, खुद के प्रोफेशन में भी हैं, तो भी आप एनपीएस से जुड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस प्लान की ये है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है और ये रिटायरमेंट स्पेसिफिक प्लान है। दैट मीन्स जब हम इन्वेस्ट करते हैं, आज मैंने पैसा कमाया, आज मेरे पास लाख रुपए है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है। मैं ये सोचता हूँ इन्वेस्ट करते वक्त कि मैं ऐसी जगह अपनी पूंजी लगाऊं या उस इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले। ज्यादा से ज्यादा फायदा जहां होगा मैं उस स्कीम में अपना पैसा लगाऊं। लेकिन क्या इसी के साथ हम उतनी रिस्क भी लेने को तैयार हैं? आज हमने कोई जमीन खरीदी और जमीन में पैसा लगाया, और मान लो जमीन के भाव गिर गए, या उस जमीन में कोई विवाद हो गया, या किसी ने हमारी जमीन हड़प ली, तो क्या वो सिक्योर्ड है? आज हमने बैंक में एफडी कराई है, जिसको हम कहते हैं कि गारंटीड प्रोडक्ट है। बैंक एफडी जो ब्याज देता है वो फिक्स रेट से, फिक्स दर से ब्याज आता है। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक मार्केट नहीं है। लेकिन आज ब्याज की दरें कितनी कम होती जा रही हैं। जहां कभी 8-9% ब्याज मिलता था, आज वो ब्याज की दरें जो हैं वो 5 से 6% पे आ गई हैं, और आने वाले फ्यूचर में वो कम होती जाएंगी।
उसके बाद जो भी 20% या 30% टैक्स में आते हैं, उनके ऊपर उस ब्याज के अमाउंट पे 5% पे 1.5% तो गवर्नमेंट खा जाती है। तो हमारे हाथ में क्या आता है, 3.5 से 4% का ब्याज। अब आप ये सोचिए कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, महंगाई की जो दर है, वो तो कई गुना ज्यादा है, 5-6% से बढ़ रही है, और हम जो कमा रहे हैं वो 3.5-4% का ब्याज कमा रहे हैं। तो क्या ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, या हमारे पैसे को पैसा हम बना पाएंगे, या हम जितना पैसा अर्न करेंगे क्या वो हमारे फ्यूचर में काम में आएगा कि हमारी जरूरतें जो हैं वो पूरी हो सके। ये आज एक सोचने का विषय है। हम पीपीएफ में पैसा जमा कराते हैं जो 15 साल तक ब्लॉक रहता है, और पीपीएफ हमें 7.1% की रेट से इंटरेस्ट पे करता है। हालांकि पीपीएफ में जो जमा कराते हैं पूंजी, उसका हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, और मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। दैट मीन्स एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है पूरा का पूरा। लेकिन कितना पैसा मिल रहा है, 7%। और ये रेट कभी 9% हुआ करती थी, जो आज 7%। और हो सकता है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इसको और कम करके 6.5% या 6% पे ले आए। तो अब करे तो क्या करें, सब जमीन में नहीं लगा सकते, जमीन बिकती नहीं है इजीली। आपने कहा कि एफडी मत कराओ, आप ये कह रहे हैं कि पीपीएफ भी ठीक नहीं है, सोना चांदी लेते हैं तो भी भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो करे क्या। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आगे जाके हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आज से आप स्टॉक मार्केट में डील करना चालू कर दें या कंपनी के शेयर खरीदना चालू कर दें। हालांकि ये देखा गया है कि लंबे अवधि में 15 से 20 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी एसेट क्लास ने रिटर्न दिया है तो वो दिया है शेयर मार्केट। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क भी वही होती। एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है मूवी का, कि रिस्क है तो इश्क है। भाई रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, रिस्क और रिटर्न। जितनी ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन हम भारतीय डरते बहुत। हमें लगता है कि आज मैं पैसा लगाऊं और वो कल को डूब जाए या कम हो जाए तो फिर क्या होगा। ये 3 साल 5 साल मैंने पैसे लगाया और मुझे फिक्स ब्याज भी नहीं मिला, और मैंने रिस्क तो ले ली लेकिन रिटर्न नहीं मिला, तो मैं क्या करूं। तो गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया है जो कि सेफ, सिक्योर्ड और रिस्क फ्री है, लेकिन जिसमें रिटर्न आपको एफडी से ज्यादा मिलेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो हम उसी के फीचर्स आप डिस्कस करेंगे। और आपसे मेरा निवेदन है कि जिसके भी अगर कोई भी सवाल हो तो आप सेशन के बीच में ही पूछ सकते हैं मुझसे। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर दिस। तो एनपीएस क्या है? एनपीएस एक गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पे जब आप पैसा कमा रहे होते हो तो आप मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको एक कॉर्पस, एक बहुत बड़ा पूंजी आपको एक साथ मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। इसका मतलब ये साफ है कि जो भी पैसा आज आप जमा कर रहे हैं वो आप रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल पाए। तो एनपीएस को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या खूबियां हैं एनपीएस की, हम वो देख लेते हैं। तो पहला चीज शुरुआत से शुरू करते हैं कि कौन सी एज वाले इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम कहां से शुरुआत कर सकते हैं एनपीएस की जर्नी। तो एलिजिबिलिटी है कि भारतीय नागरिक जिसकी एज 18 साल से लेके 60 साल तक है वो इसमें पैसा निवेश कर सकता है। दैट मीन्स आपके 18 साल कंप्लीट हो गए और आप 60 इयर्स के ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं तो आप एनपीएस में पैसा लगा सकते हैं। लॉक इन पीरियड, लॉक इन का मतलब होता है कि जो भी पैसा हमने इस स्कीम में डाल दिया है वो कितने टाइम तक लॉक रहेगा, मतलब उसे हम कब तक निकाल नहीं सकते। तो मेच्योरिटी की एज 60 है। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि रिटायरमेंट की एज 60 है, और ये स्कीम का नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। दैट मीन्स वो ये मान के चल रहे हैं कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी पैसे की रिटायरमेंट के वक्त, हम तभी आपको पैसा देंगे, मतलब 60 साल की आयु पे आपको पैसा मिलेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी पैसा नहीं निकाल सकते, या कोई इमरजेंसी आ जाती है, अगर परिवार में कोई ऐसी विपदा आ गई
किसी की डेथ हो गई या हमें शादी करनी है बच्चों की और हमें जरूरत है पैसे की, तो क्या हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। जो तीसरा ऑप्शन है वो ये कहता है कि पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। दैट मीन्स जितना भी आपकी पूंजी इकट्ठी हुई है उसमें से थोड़ी रकम 25% तक आप निकाल सकते हैं 3 साल बाद। तो अगर आज कोई स्टार्ट करता है इन्वेस्ट करना एनपीएस के अंदर, तो वो 3 साल बाद जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसका मैक्सिमम 25% पैसा निकाल पाए। उसके आगे हम बात करेंगे कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, कैसे इन्वेस्ट होता है, कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इसके बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। देखिए, हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, और आज आप इस वेबिनार में जुड़े हैं इसका मतलब आप बहुत सीरियस हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने पैसे को लेके और अपने फ्यूचर को लेके, तभी आप मेरी बात सुनने आए हैं। और मुझे खुशी है कि मैं आपको डेलिब्रेशन दे रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ एनपीएस के बारे में, क्योंकि ये ऐसी स्कीम है जिसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है। वो हम देखेंगे कि कैसे। तो देखिए, इसमें कंट्रीब्यूशन वॉलेंट्री है। दैट मीन कोई भी अमाउंट आप चाहें तो 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो लाख रुपए भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है और कोई भी मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि जितना आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरा, इसमें आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिलते हैं इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा पैसा ना तो गवर्नमेंट फंड में जा रहा है, ना कि शेयर मार्केट में जा रहा है, बल्कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जा रहा है जहां पे मिक्स है। मतलब अलग अलग बकेट हैं, अलग अलग फंड में आपका पैसा लग रहा है जहां पे आप इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब शेयर मार्केट में जो फायदा है वो भी मिलेगा हमें, और जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो भी हमारे साथ। तीसरी चीज, ये एनपीएस गवर्नमेंट की स्कीम है तो ये रेगुलेट करता है पीएफआरडी, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको मॉनिटर कर रहा है। आपको पता ही होगा कि बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए रेगुलेट करता है, और स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। इसी तरीके से एनपीएस स्कीम को भी ये बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है। मतलब आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं पे भी आपका पैसा इधर से उधर नहीं होगा। ये बहुत अच्छा। इसमें निवेश कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। आप बैंक के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं, बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज से 1 साल पहले आप हो सकता है कि एयरटेल का फोन यूज कर रहे थे, या आप वोडाफोन यूज कर रहे थे, या आप बीएसएनएल यूज कर रहे थे। लेकिन जब जियो आया तो जियो फोन ने क्या किया, आपको इंटरनेट देना चालू करा, इंटरनेट की हाई स्पीड देना चालू करी, वो भी बहुत कम दामों में। तो सब लोगों को उसकी आदत पड़ गई और लोगों ने क्या किया, अपना नंबर मेंटेन करते वक्त वही फोन वही नंबर से अपना दूसरे कंपनी में जियो में पोर्ट करा लिया। नंबर वही रहा लेकिन पोर्ट हो गई। सिमिलरली एनपीएस स्कीम में भी जो आप पैसा लगाते हैं, अगर आज आप एक सिटी में हैं, मान लीजिए आप अजमेर में है, कल आपका ट्रांसफर हो जाता है, बॉम्बे चले जाते हैं या जयपुर चले जाते हैं या कहीं और सिटी में चले जाते हैं, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, आपका जो अकाउंट नंबर है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये सारी स्कीम ऑनलाइन है, तो आप कहीं से भी बैठे बैठे अपनी स्कीम को मॉनिटर कर सकते हो। आज ये देख सकते हो कि कितना पैसा बना बना है आपका, और आगे उसका क्या हिसाब किताब। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, वो है हायर रिटर्न्स। मतलब हमें ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। अब ज्यादा रिटर्न कैसे मिलेंगे? देखिए, एफडी आपको गारंटी रिटर्न देती है, लेकिन उतने रिटर्न नहीं दे पाती जितना कि इन्फ्लेशन है। जितनी महंगाई बढ़ रही है उस रेट से एफडी के रिटर्न नहीं आ पाते, और एफडी के रेट्स आगे जाके और गिरने वाली है। उसका सीधा सा कारण ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो उस अपने ऊपर कोई भी लाइबिलिटी ले। वो चाहती है कि भाई अब आप अपना पैसा कमा रहे हो तो आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो। आप उसको देखिएगा, अगर आप ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में या इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही होगा। चलिए, अब आप जानना चाहेंगे सर ये एनपीएस काम कैसे करता है।
तो मैं थोड़ा सा आपको बहुत टेक्निकली हम सेशन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मैं सारी दे दूंगा, लेकिन अगर आप टेक्निकली जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा शायद हो सकता है कि आपको ध्यान से सुननी पड़ी मेरी बात। ठीक है, तो देखिए एनपीएस काम कैसे करता है। एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो बहुत सारे प्लेयर्स को अपॉइंट करती है, और वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से इन्वेस्टमेंट होता है। जो भी पैसा इसमें लगा रहा है इन्वेस्टर, उसको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इश्यू होता है। जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो हमारा पैन कार्ड काम में आता है, अब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आधार कार्ड काम में आता है। सिमिलरली एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास एक प्रान होगा, PRAN। ये वो प्राण नहीं है जिसकी हम पिक्चर देखते थे, ये वो प्राण है जो हमारी पिक्चर बदलेगा। ठीक है, आज संडे है और संडे इवनिंग को आपने ज्वाइन किया है, तो हम चाहेंगे कि आप आराम से रिलैक्स होकर सुने और समझे इस चीज को। अब एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है Tier 1 और Tier 2। Tier 1 के सामने लिखा है रिटायरमेंट अकाउंट, मतलब कि इसमें आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। मतलब क्या, 3 E की बात कर रहा हूं मैं। आपने विद्या बालन की मूवी देखी है जिसमें वो बोलती है कि आजकल की दुनिया में साहिब 3 चीजें चलती हैं। कौन सी 3 चीजें? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हमें वो ही प्रोडक्ट प्यारा होता है जो कि 3 E दे सके। 3 E का मतलब एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन और एग्जेम्पशन। तो ये वही प्रोडक्ट है जो आपको 3 E के बेनिफिट देता है। तो Tier 1 अकाउंट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, रिटायरमेंट अकाउंट में जो भी आप पैसा जमा करते हैं, उसमें आपको इनकम टैक्स में टैक्स का बेनिफिट मिलता है, टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। और जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स आपका कॉर्पस जब 60 की एज पे आप कॉर्पस विड्रॉ करते हैं, तो भी आपको सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री निकालने का मौका मिलता है। तो सपोज किसी ने 5,000 रुपए से शुरुआत करी और वो 25 साल की उम्र से एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो साल के कितने लगा रहा है? 60,000 रुपए। और वो कब तक इन्वेस्ट करेगा? वो तब तक इन्वेस्ट करेगा जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता। तो 25 की उम्र में स्टार्ट करा है और हम 35 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम 35 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो करीब हमने 21 लाख रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट करें, तो आप देखेंगे कि 60 साल की एज में उसको करीब 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या सुना आपने? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, 5 करोड़। 5 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा जब आप 60 साल के होंगे। लेकिन शर्त क्या है कि शुरुआत आपको 25 की साल में करनी। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई 25 साल का इंसान कोई है, तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। और अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं, आपके बच्चे शायद 25 साल के होंगे, हो सकता है और भी छोटे हो, तो आप उनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आप तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने ये सेशन इसलिए रखा है कि जो आप नहीं कर पाए वो अब अपने बच्चों से शुरुआत करें। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो जितना जल्दी हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास टाइम होगा पैसा इन्वेस्ट रखने का, और हमें एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। और जो भी अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई कि 3 समय पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेंगे। एक, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट रहेगा, 80 CCD 1B में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। जो भी आप मेच्योरिटी पे पैसा निकालेंगे वो भी एग्जेम्प्ट होगा, और मेच्योरिटी पे आप 60% विड्रॉ कर पाएंगे। जो 40% पैसा रह जाएगा उसकी एन्युटी मिलेगी। एन्युटी क्या होती है? एन्युटी एक मंथली इनकम होती है, मंथली एक किस्त होती है जो आपको हर महीने मिलती है, ताकि आप अपनी लाइफ को जी सके और डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस, वो मीट आउट कर सके। तो रिटायरमेंट के बाद हर कोई ये चाहता है कि भाई मुझे तो ब्याज आता रहे, मुझे हर महीने उतनी पैसे मिलते जाए जिससे मेरा घर बार चल जाए, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। हमारे बच्चों को हमने जिंदगी भर दिया है, हम नहीं चाहते कि वो हमें दें, हम ये चाहते हैं कि हम उनको दे सके। तो हर माँ बाप की ये इच्छा होती है, तो उसी के लिए ये स्कीम बनी है कि आपको जब जरूरत होगी तो आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पैसा मिलता रहेगा, और वो भी टैक्स फ्री। Tier 2 जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करता है, वो भी वॉलेंट्री है। दैट मीन्स आप अपनी इच्छा से जो पैसा चाहे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता।
तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप टीयर 1 में ही पैसा डालें, टीयर 2 में नहीं डालें। आगे हम इस पे और डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था ट्रिपल ई का, वही आपको सामने स्लाइड पे दिख रहा है कि आपको टीयर 1 अकाउंट में एग्जेम्पशन मिलेगी। 3 तरह की एग्जेम्पशन मिलेगी: पैसा जमा करते वक्त, पैसा निकालते वक्त, और जब आप एन्युटी लेंगे तो वो आपको वापस से पैसा एग्जेम्प्ट मिलेगा। अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ नियम और कानून होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो एनपीएस में भी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को बांधकर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और बहुत ही आसान सी शर्तें हैं। वो क्या है कि आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, एनपीएस अकाउंट आप जब खुलवाएंगे तो मिनिमम 1000 के डिपॉजिट से होगा। आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक साल में जो आपकी रकम जमा होनी चाहिए वो 1000 रुपए होनी चाहिए। 1000 रुपए मिनिमम है। आप चाहे तो लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेकंड, मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो टीयर 2 में होगा वो 250 रुपए का होगा, 1000 रुपए का होगा, फिर आप 250 के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। एनपीएस से पैसा विड्रॉ कैसे कर सकते हैं उसको बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भी हम पैसा दे रहे हैं वो क्या हम कर पाएंगे, दे पाएंगे, कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिंपल रूल्स हैं कि कोई भी एज ग्रुप ब्रैकेट में जो आता है 18 से 60 साल का इंसान वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और ये स्कीम ओपन है एनआरआई के लिए। तो जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो इंडियन भारतीय लोग हैं जो बाहर रहते हैं विदेश में, वो भी चाहे तो अपना पैसा लगा सकते हैं। एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रहे कि ये एचयूएफ के लिए अलाउड नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कर सकता है वो सिटीजन ही कर सकता है, भारतीय नागरिक ही कर सकता है, चाहे वो इंडिया में रहता हो या नॉन इंडिया में रहता हो, बाहर का नागरिक हो। लेकिन एचयूएफ जो हम बनाते हैं वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। अच्छा, कई बार ये प्रश्न आता है कि दादाजी बोलते हैं कि साहब मैं अपने पोते के नाम से जमा करना चाहता हूँ, आप मेरा चेक ले लो और पोते का एनपीएस अकाउंट खोल दो। और वो अगर मेरे पास आएंगे तो मैं उनको बोलूंगा साहब ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पार्टी का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये जो खुद इंसान 18 से 60 साल की एज का है, ब्रैकेट में है, वही इन्वेस्ट कर सकता है। वो अपने किसी और के बिहाफ पे खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब इस इमेज से आप अच्छे समझ पाएंगे जो स्कीम है उसका पूरा सारांश इस चित्र में है। तो आपकी करंट एज, हम मान लेते हैं कि करंट एज जो है वो 25 साल है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि अभी जो हम बात कर रहे हैं उस इन्वेस्टर की जो एज है वो 25 ईयर्स। तो आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया 25 ईयर में, और आपका रिटायरमेंट होने वाला है 60 साल में। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि कितना टाइम बाकी है आपके पास रिटायरमेंट में। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि पार्टिसिपेट करें लोग। जितना हम सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना आपको मजा आएगा समझ। तो कोई भी एक जना अनम्यूट कर सकता है और मुझे बताएं कि आज मेरी अगर उम्र 25 साल है और मैं 60 साल में रिटायर होऊंगा तो मेरे पास कितना टाइम है पैसा जमा करने के। पार्टिसिपेंट्स यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सो दैट कि आप पार्टिसिपेट कर सको इसमें। वेरी इजी। अगर मेरी एज 35 इयर्स है अब आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने अलाउ कर दिया पार्टिसिपेंट्स को। आपकी एज 25 इयर्स है और आप 60 इयर्स पे रिटायर हो जाएंगे, तो आपके पास कितना टाइम है जो आप इन्वेस्टमेंट को दे सकते हैं? कितना टाइम है आपके पास कि आप उस पैसे को इन्वेस्टेड रख सकते हैं? 35 ईयर्स। वेरी गुड सर। तो क्या मैं नाम जान सकता हूँ जिसने आंसर दिया है? धर्मेश। धर्मेश जी, थैंक यू सर। तो हमारे पास 35 साल है इन्वेस्टमेंट के लिए। दैट मीन्स मैं 35 साल तक जो पैसा लगाऊंगा वो पीरियड कहलाएगा अक्यूमुलेशन फेज।
मतलब मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं आज 25 साल का हूँ, 35 साल में अपना पैसा इन्वेस्टेड रख रहा हूँ और 60 साल में मेरा रिटायरमेंट। तो 60 साल में सर मैच्योर हो जाएगा हमारा अमाउंट। दैट मीन्स ये स्कीम खत्म नहीं होगी, लेकिन इस स्कीम में निवेश यहाँ रुक जाएगा। अब जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसको हम कैसे निकाल पाएंगे? तो उसका 60%, अब मैं थोड़े से अमाउंट यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज आपने 25 साल की उम्र में शुरू किया इन्वेस्ट करना और आपने 5,000 रुपए मंथली स्टार्ट करे। तो 35 साल में जो आपने निवेश कर लिया है, ये मान लेते हैं कि वो रकम 21 लाख रुपए हो गई। तो आज 21 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, वो हम देखेंगे, लेकिन हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो 21 लाख रुपए करीब 5 करोड़ रुपए बन गए। ये अमाउंट जो है 5 करोड़ बन गया है। अब इस 5 करोड़ का 60% कितना होता है सर? 5 करोड़ का 60% 3 करोड़। 3 करोड़। तो 3 करोड़ रुपए हम निकाल पाएंगे एक मुश्त। तो 60 साल की उम्र में आपको 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बाकी कितना बच गया सर? 2 करोड़। 2 करोड़। इस 2 करोड़ का क्या होगा? ये 2 करोड़ को आपको डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको 2 करोड़ रुपए किश्तों में मिलेंगे एनयूटी के रूप में पर मंथ। पर मंथ की एक पेंशन मिलेगी। और ये पेंशन कितनी बनेगी ये हम आगे देखेंगे। दैट मीन्स सिंपल सी कैलकुलेशन है कि जो भी आप पैसा लगाते हैं, आपकी एज में से 60 साल आप कम कर लीजिए, उतना समय आपके पास है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जितना पैसा आप चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो किसी एजेंसी के पास जाएगा और वो इक्विटी मार्केट, डेट में और गवर्नमेंट स्कीम में आपका पैसा लगाएगी। और ये मान के चलिए कि 10 से 11% का आपको रिटर्न आ जाए। तो 10 से 11% का जब रिटर्न आएगा तो हमारे पास जो भी अमाउंट बनेगा मैच्योरिटी पे 60 साल की एज में, उसका 60% हम निकाल पाएंगे और 20% हमारे को जमा रखना है, जिससे कि हम पेंशन पाएंगे हर महीने। तो ये पूरी स्कीम है सर जो आपको दिखाई दे रही है। अब अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितनी एन्युटी मिलेगी, वो मैं आपको लाइव साइट पे दिखाऊंगा जो गवर्नमेंट की साइट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कितना पैसा लगाना है। देखिए आप लोग सब यहाँ आए हैं, इसका मतलब आप यही चीज जानना चाहते हैं कि सर आप कितना पैसा दोगे और कितना पैसा मैं लगाऊं। तो व्हाट अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंट्रीब्यूटेड। तो हमारे पास धर्मेश जी साथ में जुड़े हुए हैं जो कि एक बैंकर है। तो सर मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आपने इतने साल सेवाएं दी है बैंक में और आपने बहुत सारे लोगों के साथ डील किया है जी। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कस्टमर्स के साथ में, कि आपने उनके बहुत से लोगों के अकाउंट्स देखे हैं, बैंक अकाउंट आपके पास ही रहता है कंट्रोल, आपने उनकी एफडीज देखी है। क्या 60 की एज पे एक अच्छा कॉर्पस होता है लोगों के पास या कहीं ना कहीं परेशानी होती है? नहीं नहीं, इतनी एफडीज एक्चुअली रह ही नहीं पाती है लोगों के पास। वो उनको मकान बनाने में, मैरिजेस में, इसमें खर्च कर देते हैं। तो एफडी मैं नहीं सोचता हूँ कि हार्डली 20 लाख 25 लाख मैक्सिमम रहती है, इससे ज्यादा रह ही नहीं पाती। बाकी अब आजकल के म्यूचुअल फंड का ट्रेंड चल गया है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गया है, म्यूचुअल फंड्स में। बिल्कुल सर। और शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में ट्रेंड बन गया है बनस्पत एफडी के। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर ने सही कहा है कि आजकल रुझान जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा है। और आप देखेंगे टीवी में भी ऐड आते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो हम सुन तो लेते हैं सही है, लेकिन क्या हमें सच में लगता है कि म्यूचुअल फंड सही है, और सही है तो कैसे है? तो सर उसके लिए हम जैसे एडवाइजर हैं यहाँ पर जो आपको गाइड करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है और गलत नहीं है। सबके दिमाग में संशय रहती है, ये डर रहता है, ये भय रहता है कि आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूं मैं और कल को अगर मार्केट गिर गया तो मेरे पैसे का क्या होगा। तो मैं आप सबसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम एफडी में पैसा लगाते हैं और एफडी की अवधि चूज करते हैं कि 3 साल और 5 साल हमें पैसा नहीं निकालना, तो क्या आप सर बार बार चेक करते हो कि 3 साल में क्या हुआ, मेरी एफडी का कितना पैसा बढ़ा या क्या हुआ? और क्या आप 3 साल पहले पैसे तोड़वाते हैं एफडी को? सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितने प्रीमेच्योर विड्रॉल ले लेते हैं एफडी का? नहीं नहीं, बहुत वेरी रेयर, 10%, हार्डली 10%। यस सर।
तो जब जब हम बैंक को पैसा दे रहे हैं और बैंक पे विश्वास कर रहे हैं, तो जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद ये क्यों चेक करते हैं कि सर पैसे का क्या हुआ? आज मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे सर, ये तो 80,000 ही रह गए, तो इसका मतलब मेरा पैसा तो डूब रहा है, मेरा पैसा कुछ बना ही नहीं। सर आपने तो बहुत वादे किए थे कि 10% मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा, या तो नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप क्या 1 साल बाद वो पैसा निकालने वाले थे? या क्या आपको 1 साल बाद उस पैसे की जरूरत है? नहीं है। तो हम नहीं। क्यों घबरा रहे हैं? हम उस 80,000 को देख के घबरा क्यों रहे हैं? अगर हम घबराएंगे नहीं और हम विश्वास रखेंगे कि जो हमारे को एडवाइस मिली है वो सही मिली है, दूसरा हमने जो रिसर्च करी है वो भी ठीक है, और हमारे को थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, और हम अगर ये चीजों को साथ में रह के अगर इन्वेस्टेड रहेंगे और 3 साल तक वेट कर लेंगे, तो जो हमने रिटर्न सोचा है वो रिटर्न मिलेगा। लेकिन लॉन्ग होता टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यस सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब ये स्कीम में एनपीएस में लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार आज मेरी एज 25 है, क्या मैं 60 साल तक पैसा निकाल ही नहीं पाऊंगा? तो लॉन्ग टर्म व्यू ही नहीं होता किसी का, और जो लॉन्ग टर्म तक रह जाता है वो बाजी जीत जाता है। मैं आपसे एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, बीच में म्यूचुअल फंड का जिक्र आया, तो मैं म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। निपुण की एक स्कीम आई थी, रिलायंस कंपनी का नाम अब निपुण हो गया है। तो निपुण की एक स्कीम आई थी जिसमें 1995 में वो 10 रुपए की एनएबी से स्टार्ट हुई सर। और उस समय अगर किसी ने 95 साल में अगर 10 लाख रुपए लगाए होते, तो आज 2021 में उसकी वैल्यू होती 1832 करोड़। 10 लाख रुपए की कीमत कितने साल की टाइम में? 95 से लेके 2021, मतलब 26 ईयर्स। 26 ईयर्स। 26 ईयर्स में वो 10 लाख कन्वर्ट हो जाते 1800 करोड़ में। तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि कितना रिटर्न मिल गया। लेकिन क्रक्स क्या है, ये कैच क्या है कि इतना 25 साल आप टिक सकते हैं क्या मार्केट? आप इतना टाइम दे सकते हैं तो आप उस वेल्थ के हकदार होंगे जो आपको सच में मिलनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पैसा लगाते हैं और डाउट करते रहते हैं, मार्केट गिर गया पैसा निकाल लेता हूँ। जब पैसा डालने का समय होता है तो पैसा लोग निकाल लेते हैं, और वो वंचित रह जाते हैं उस वेल्थ से, उस पूंजी से जो वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम वापस एनपीएस पे आते हैं, और मैं आपको ये बताना चाह रहा था यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है वैसे ही यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है। लेकिन इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो कितनी रिस्क लेना चाहता है। तो अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं सारा का सारा पैसा चाहूँ तो गवर्नमेंट बॉन्ड में रख सकता हूँ या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में रख सकता हूँ। तो ईसीजी, हमारे पास डॉक्टर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड, मतलब शामिल है हमारे सेशन में, डॉक्टर अरुणा श्रीमाल भी हैं। तो सर ईसीजी आपने क्या सुना है? ईसीजी क्या होती है? कार्डियोलॉजी। नहीं भाई मुझे नहीं पता। तो ईसीजी, ईसीजी जब हम एक्सरे कराते हैं, कार्डियो जो देखते हैं वो उसको ईसीजी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ईसीजी है उसका मतलब है इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो मैंने इसलिए कनेक्ट करा कि हमारे को आसानी से याद हो जाए कि ईसीजी क्या है। तो ईसीजी में बताते हैं कि हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है, हमारा हृदय जो है वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और यहाँ पे जो ईसीजी वो बताता है कि हमारा पोर्टफोलियो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इक्विटी में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके रिस्क एपेटाइट पे है। तो यहाँ पे रिस्क जो है ना थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि रिटर्न बनने के भी चांसेस रहते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन रिटर्न भी कम हो जाता है, लेकिन आपका सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और जब आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तभी भी रिस्क थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन वहां पर भी सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है वो भी अपना पैसा गवर्नमेंट को देती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करती है। नाउ हमने ये देख लिया, अब हम एक बार थोड़ी सी प्रक्रिया देख लेते हैं कि अगर आप इस वेबिनार के बाद चाहेंगे कि एनपीएस अकाउंट खुलवाएं तो सर कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको एनपीएस का अकाउंट खुलवाना है तो सबसे पहले आपको अप्रोच करना पड़ेगा या तो किसी बैंक को या हमारे जैसे एडवाइजर को जो ऑनलाइन आपके लिए सब काम करके देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप एक एसेट एलोकेशन चूज करेंगे, मतलब आप अपना रेशियो डिसाइड करेंगे कि इतना पैसा मुझे इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालना है। उसके बाद आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे एनपीएस में, 60 साल तक आप वेट करेंगे।
अच्छा, 60 साल तक वेट करने के बाद जो पैसा बनेगा उसमें से 60% हिस्सा ही आपको मिलेगा। पूरा पैसा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर पूरा पैसा एक साथ दे दिया तो उस पैसे का क्या होता है सर? धर्मेश सर, जब जी सर। रिटायरमेंट पैसा मिलता है माँ जी, बाप या किसी भी बुजुर्ग को, तो उस पैसे का क्या होता है सर? वो कुछ बच्चे जो होते हैं वो मांगने लग जाते हैं, किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को मकान लेना है, किसी की शादियों में होना है। ठीक है सर। तो अब हम ये मान लेते हैं कि जो भी सर ने कहा वही सिचुएशंस होती है कि या तो बच्चों को जरूरत होती है उस पैसे की, वो बोलते हैं कि आपने जोड़ा है हमारे लिए तो जोड़ा है, हमें दे दो, या उनको मकान लेना होता है, या उनको शादी में लगाना होता है, या कुछ भी करना होता है, तो कहीं ना कहीं उनका पैसा वापस किसी ना किसी जगह पे काम में आ जाता है। तो सर उनके लिए क्या बचता है? मतलब उनके रिटायरमेंट के लिए क्या प्लानिंग है? फिर तो कोई भी। ओनली पेंशन। तो इसीलिए 40% जो है वो पेंशन के रूप में रखा जाता है और उससे उनको एन्युटी मिलती है। नो सर, अब मैं आपको 10 मिनट और लूंगा और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपको कितना पैसा लगाना चाहिए और कितना पैसा बन जाएगा। और जो भी हम बात करेंगे वो कैलकुलेशन पे बेस करेंगे, हम कोई भी हवा में बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। उसी बीच अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। आलोक जी, ये एज ऑफ 58 ईयर्स सजेशन है क्या खोलने के लिए? सर देखिए, एट द एज ऑफ 58 अगर आप खुलते हैं तो सर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा इन्वेस्टमेंट हाँ, इन्वेस्टेड। 2 इयर्स मिलेंगे। हाँ, 2 इयर्स मिलेंगे। अब हालांकि वो अवधि बढ़ा के 65 कर दी है, आप चाहें तो 65 की एज तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। लेकिन सर अब मैं ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी एनपीएस में नहीं आके, अब तो आप या तो म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स ले सकते हैं, या आप चाहें तो फिक्स इनकम वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। जी। आलोक जी, जी सर। ये जो जो इसमें टैक्स बेनिफिट होता है एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट है, उसके ऊपर जो भी डिपॉजिट क्या रहा है? सर आप अपना नाम बता सकते हैं? अनुराग। हाँ, अनुराग। देखिए, जो भी टैक्स बेनिफिट मिलता है वो हमारे को 1.5 लाख तक का ही मिलता है, और जो हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं वो 50,000 तक का ही मिलता है। तो अगर हम देखें कि एक प्रूडेंट डिसीजन क्या होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो हमें 50,000 तक ही इन्वेस्ट करना चाहिए पर ईयर एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में, ताकि हमारे को टैक्स डिडक्शन भी मिले और एक कॉर्पस इकट्ठा होता जाए। और बाकी जितना भी आपके पास फंड्स है वो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि हमारा जो अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो कैसे ग्रो करेगा सर। तो क्या एज का एग्जाम्पल लेना चाहिए हमें यहाँ पर? अभी 25 का लेकर लिया है। सर एवरेज लीजिए सर, 40, अराउंड 35-40 लीजिए आप एग्जाम्पल। ठीक है सर, मैं 40 साल की एज लेता हूँ। जी। तो 40 इयर्स की अगर किसी की एज है आज, 40 44 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर हम 44 की एज का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की एज 44 है और वो 60 इयर्स पे रिटायर होंगे, दैट मीन्स उनके पास 16 साल का टाइम है सर इन्वेस्टमेंट के लिए। जी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सिर्फ टैक्स बेनिफिट को देखते हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स एनुअल कंट्रीब्यूशन उनका जो रहेगा वो 50,000 रुपए होगा। वो चाहे तो उसको मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स वो 4,000 रुपए करीब हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। और वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मैंने 60% एलोकेशन इक्विटी को दिया है, 30% गवर्नमेंट बॉन्ड को दिया, और 10% जो दिया है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को दिया। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इक्विटी में 11% का रिटर्न मिल जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ क्योंकि ये रेट्स कम होती जा रही है, 6% कर देता हूँ, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मान लेते हैं कि 7% रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से जो एक एवरेज रिटर्न निकल के आ गया इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, वो सर आ गया 9.10%, करीब 9% का रिटर्न उन्हें मिल रहा है।
अब जो कि रूल है, नियम है, वो ये है कि जो भी कॉर्पस बनेगा उसका 60% हम विड्रॉ कर पाएंगे और 40% की हम एन्यूटी खरीदेंगे। और एन्यूटी का मतलब ये हो गया कि जो भी हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिससे कि हमारे को आगे की पेंशन मिलेगी, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो उस समय में मतलब 60 साल की एज पे 6% करीब एन्यूटी का इंटरेस्ट रहेगा। अभी जो LIC आपको एन्यूटी प्रोडक्ट पे रिटर्न दे रही है करीब 5.5 से 6% दे रही है। मैं 6% से इसका एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो सर इसमें देखिए कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आ रही है हमारे सामने। टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट होगा 50,000 रुपए 16 साल के लिए, ये करीब 8,50,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और 60 साल की उम्र में वो जो पैसा बन जाएगा वो बन जाएगा 20,35,000 रुपए। और आपको 60% जो अलाउड होगा टैक्स फ्री विड्रॉल वो 12 लाख रुपए होगा। और 12 लाख में से आप 40%, 20 लाख में से 12 लाख तो आप एक मुश्त निकाल सकते हैं। 40% जो रह गया 8 लाख रुपए, वो उससे आपको एन्यूटी मिलेगी। और जो एन्यूटी मिलेगी वो होगी 4,000। अब सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4,000 रुपए महीने में आज काम वाली बाई भी नहीं आती। मतलब हमारी जो मेड है वो भी 4,000 रुपए में रेडी नहीं होती, बहुत मुश्किल से उसको मनाना पड़ता है। तो 4,000 रुपए से क्या हम अपना गुजारा कर सकते हैं? नहीं, आलोक, आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर, प्लीज आस्क। तो ये जो अलोकेशन आपने डिसाइड किया है, राइट। 60% in equity, 30% in debt and 10% in corporate bond. तो ये यस। कैसे डिसाइड करते हैं? Who decides this? See this, there are two options. One, the investor himself can decide, which is called as the active mode. तो आप चाहें तो इसको 70% भी कर सकते हैं या इसको 80% भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। ठीक है, आप ये रेशियो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे 70% रखना है इक्विटी में, 20% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना है और बाकी जो बच गया 10% वो मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रखूंगा। तो आपका एवरेज रिटर्न बढ़ जाएगा। So what is the suggested or an ideal allocation? See, What do you suggest? okay, so now it depends on the age of the investor. If the investor is in the age group of 20 to 40, then we suggest that he can take up to 80% in equity and remaining 20% he can distribute in government bonds and corporate bonds. If you are in the age bracket of 40 to 50, then ideally your equity allocation should be somewhere between 70 to 75%. But then again, it depends on the risk appetite and the earning capacity of the individual. अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरी क्षमता तो ज्यादा है, मैं 80% इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इक्विटी में, तो आप कर सकते हैं सर, कहीं पे भी मनाही नहीं है। और गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस अभी चेंज कर दिए हैं और इसको अपडेट रिवाइज कर दिया और अब उन्होंने 100% एलोकेशन इन इक्विटी भी अलाउ कर दिया है। लेकिन ओवर द ईयर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये एलोकेशन चेंज हो जाता है। और आप चाहें तो ओवर द टेन्योर हर साल आप अपना परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपना एलोकेशन कभी चाहें तो इक्विटी में बढ़ा सकते हैं या चाहें तो आप बॉन्ड में बढ़ा सकते हैं। बट आइडियली 70 to 80% शुड बी इन इक्विटी सो दैट आपका रिटर्न कहीं ना कहीं अच्छा हो। लेकिन अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया वो 44 की एज में स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कॉर्पस आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है कि 8.5 के सिर्फ 22 लाख रुपए या 20 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं, उसमें से भी 13 लाख मिलेंगे 60 की एज पे, वो जो कि बहुत कम है। अभी मैं इसको वो एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर हमारे पास अगर कोई 20 साल का बच्चा है या हमारे बच्चे की एज 20 साल है और वो अगर इन्वेस्ट करता है 50,000 रुपए या हम उसका एनपीएस अकाउंट खोल देते तो क्या होगा? एक मिनट बस आप देखिएगा और आप इसका मैजिक आपको अब दिखेगा एनपीएस। तो सर उसने पूरे टेन्योर में उसको पास कितना टाइम मिला धर्मेश जी इन्वेस्ट करने के लिए? अगर 20 साल का बच्चा लगा रहा है इसमें पैसा, 40 साल 40 साल, तो 40 साल में उसने 20 लाख रुपए जमा करे, 20.5 लाख रुपए, और उसके 60 साल में कितने बन गए सर? 27 नहीं सर, 2,76,20,000। हाँ, 2,76,20,000 बन गए। उसमें से 60% उसको 60 साल की एज पे मिल जाएगा। दैट मीन्स 1,65,00,000 रुपए उसको मिल जाएंगे एक मुश्त, और 1,10,00,000 उसके पास बचेंगे एन्यूटी खरीदने के लिए। तो उसको जो पर मंथ एन्यूटी मिलेगी वो होगी 55,000।
तो कुल मिला के कहानी का सारांश ये है कि जितना जल्दी हम इन्वेस्ट कर पाते हैं उतनी ज्यादा हमारी एन्युटी रहती है। जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सारे पैरामीटर्स सेम रख रहा हूँ, लेकिन एज को फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। So what is the minimum age to start? The minimum age to start is 18 years. Oh. Yeah. So if you start at 18, then you have got a longer period to stay invested. At your age, at age 44 or 40, this should be the asset allocation, and maximum you should contribute only 50,000 because you're not going to get a good corpus. Rest amount you can invest in direct equities or mutual funds. But at least you should have some investment here of 50,000 annually so that you can save 30% on taxes. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट मिलेगा। आप शेयर्स में पैसा लगा ले, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा ले, हर एक पे टैक्स है। और लॉन्ग टर्म में तो टैक्स रेट कम है लेकिन टैक्स तो आता ही है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको टैक्स फ्री रिटर्न दे। किसी और के अगर कोई सवाल है तो आई एम रेडी टू आंसर, या आप एनपीएस के अलावा भी ओवरऑल अगर किसी भी टॉपिक, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे बात करना चाहते हैं तो ये सेशन ओपन है। तो इसको व्हेन यू कंपेयर दिस विथ जैसे ये संचय होता है, एलआईसी का भी पॉलिसी है, करेक्ट, व्हिच इज आल्सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो व्हिच इज अ गारंटेड रिटर्न पॉलिसी, एंड उसमें भी जो रिटर्न है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो वो कैसे, हाउ डू द टू कंपेयर? See, that is okay. Now when I have to compare this with insurance product or a mutual fund, तो इसको कैसे compare कर सकते हैं कि यहाँ पर at age 44 whatever you are investing, और उसको जब आपका रिटर्न मिलेगा at the age of 60, that is going to give an average return of 8 to 9%. ठीक है। LIC में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे को दो बेनिफिट मिलते हैं, एक तो रिस्क कवर होता है, दूसरा हमारे को एन्युटी भी मिलती है। जैसे जीवन उमंग जो प्लान है LIC का, वो आपको एक एन्युटी देता है। हालांकि उसमें भी जो रिटर्न आएंगे वो 6 to 7%, 5 to 6% उसका रिटर्न होगा, लेकिन दैट विल गिव यू एडेड एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो। तो जब भी कंपेयर करेंगे एनपीएस को किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ या LIC के साथ में, तो दैट वुड साउंड मोर एप्रोप्रिएट, या आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट दिखेगा एज कंपेयर टू दिस। लेकिन जब हम ओवरऑल बास्केट देखते हैं, पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं किसी भी इन्वेस्टर का, तो हम ये देखते हैं कि उसको कहाँ कहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो एक बेनिफिट जो मुझे हायर एज लोगों के लिए लगता है, जो कि 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उसमें बस एक ही बेनिफिट है कि आप 50,000 तक इन्वेस्ट करें तो आपको 30% टैक्स सेविंग हो जाएगी, एंड यू गेट अ डिसेंट रिटर्न। यही बेनिफिट, राइट। आदेश वांटेड टू आस्क समथिंग। आदेश। आलोक जी, मैं कुछ कहूँ, कुछ पूछूं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है सेशन आपका। थैंक यू एंड सर। अभी क्वेश्चन था कि LIC का जो प्लान है एंड NPS में क्या अंतर है, तो एक्चुअली जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि LIC में जो टैक्स बेनिफिट होता है वो अंडर सेक्शन 80C का ही होता है सिर्फ, और NPS में एक्स्ट्रा जो हम 50,000 का ले सकते हैं जो कहीं नहीं मिल सकता। तो ये बहुत बड़ा अंतर है और इसी के लिए NPS का वजूद है। तो किसी से किसी की तुलना ही नहीं है यहाँ पर चीज, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं, सही बोला आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी टैक्स सेविंग प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो या टैक्स सेविंग हो या हम PPF में इन्वेस्ट करते हैं, वो सब 80C के अंदर आते हैं, दैट मींस 1.5 लाख के दायरे में आते हैं। तो ये जो NPS स्कीम है, इसमें एडिशनल 50,000 का आपको डिडक्शन मिलता है। तो एक यही जो मैंने बताया था, वो ये बात बोली थी कि यहाँ पे एडिशनल टैक्स बेनिफिट के लिए आप आ सकते हैं और आपको 15,000 तक की सेविंग हो जाएगी टैक्स में, और मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। और LIC, जी सर। बिल्कुल। एक चीज मैं और सबको कहना चाहूंगा कि जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं या जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं,
तो 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने चाहिए कि व्हाट इज माय गोल एंड व्हाट आई एम लुकिंग एट, मतलब मैं क्या रिटर्न देख रहा हूँ या मैं किस गोल के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल से जोड़ देंगे तो वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकलेगा। जैसे कि आपकी एज 44 है या 50 है किसी की एज, लेकिन उनके बच्चों की उम्र जो है वो 20 साल होगी या 25 साल होगी, तो आप अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करें। कोई यंग एज में है, जैसे कि मेरी एज है 35 ईयर्स, तो माई सन इज 7 ईयर्स। आज मैं अगर प्लानिंग करूंगा या मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं अपने लिए तो करूंगा ही, लेकिन मैं ये सोच के करूंगा कि आज से 15 साल बाद, 16 साल बाद मुझे मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग चाहिए कि मुझे उसकी शादी के लिए फंडिंग चाहिए कि, तो मैं कैसे उस पैसे को पैसे से पैसा बना सकूं। तो 2-3 फैक्टर्स हमें देखना है। एक क्या है, हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, और दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट बजट। आलोक जी, एक बात और मैं बोलना चाह रहा था। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनिल जी। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर क्लियर। लास्ट में जो 60, जैसे अभी एक एग्जांपल था जिसमें कि 4,000 रुपए तक का पेंशन बन रहा था, हाँ हाँ बट वो आफ्टर आफ्टर 60% विड्रॉल के बाद का था। हाँ, वो अगर, आफ्टर है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अगर अगर वो बंदा चाहे 60% ना ले और पूरे का एन्युटी में चेंज करा ले, बिल्कुल। तो 10,000 रुपए हो सकता है पर मंथ। ठीक आई है। थिंक जिनके पास भी शॉर्ट टर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि हम 60% को ना लें, मतलब जो, और हाँ जीरो कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और आप 100% हाँ हाँ में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो हाँ, ये 11,000 हो जाएगा। करेक्ट। 11,000 रुपये हो जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि जनरली जैसे कि अदर जगह डिफर्ड एन्युटी या इमीडिएट एन्युटी जो जो भी होती है, उसके अनुसार क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी के पास हमने 15 ईयर ही पकड़ा था आई थिंक। बिल्कुल। किसी का जो बच रहा था 50 ईयर एज से एंड 60 नहीं, राइट। 45 से आई थिंक ऐसा कुछ पकड़ा था ना। यस सर, यस सर। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई नहीं निकालता 60%, तो ज्यादा बेनिफिट है कि उसको थोड़ा ठीक ठाक मिल जाएगा। अब चूंकि 60% विड्रॉ करेगा तो डेफिनेटली उसका पेंशन कम हो जाएगा, 40% ही रह जाएगा। बिल्कुल। तो सर यहाँ ये पे मुझे ये एक अच्छा हो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, और मैं सबको बता दूं कि ये जो रूल है कि 60% आपको विड्रॉ करना है, ये कंपल्सन नहीं है। ये एक ऑप्शनल है कि आप चाहें तो 60% विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉ नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि एन्युटी मुझे ज्यादा मिले, तो आप उसका प्रोपोर्शन कम कर देंगे, तो आपको एन्युटी अमाउंट बढ़ जाएगा। अगेन इट इज अ इन्वेस्टर कॉल, ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना पैसा लमसम चाहिए और कितने पैसे की मुझे एन्युटी करनी। लेकिन क्या होता है सर कि अगर आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद देखें, तो हो सकता है कि आज जो सेंसेक्स 55,000 पे है वो 1 लाख पहुंच जाए, और हमें लगे कि यार हम तो 10%, 12% की बातें कर रहे हैं और मार्केट जो है वो 15 से 20% का रिटर्न दे रहा है, तो हम चल रहे हैं मालगाड़ी में और लोग जा रहे हैं शताब्दी में। तो ऐसा ना हो जाए। लेकिन ये एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो हम कभी भी दो प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपका कंपैरिजन हमेशा एप्पल टू एप्पल होगा। बट आलोक जी, एक क्वेश्चन है कि अगर हम 80% या 70% इक्विटी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर व्हाई शुड द रिटर्न नॉट फॉलो द मार्केट? See, 80% we are investing in equity, ठीक है, but we are investing for a very long, very short period। मतलब आप 45 की एज पे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास 15 साल ही है। तो 15 साल की एज पे जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका सिर्फ 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो 80% इक्विटी में इन्वेस्ट होने के बाद भी you will not get that much of return where which you would have got if you have invested directly into mutual fund। Why? Because यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो मैनेज कर रहा है पोर्टफोलियो, वो 7 कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, जिसमें से LIC है, SBI है, बिरला सन लाइफ है। वो आपके फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना पैसा इक्विटी में लगाना चाहते हो, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर सकते वो पैसा आगे कहाँ इन्वेस्ट हो। जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं इनटू स्टॉक मार्केट और इनटू म्यूचुअल फंड, देन यू कैन योरसेल्फ सी द स्कीम्स
एंड डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और आप साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि सर अभी मार्केट का सिनेरियो ये लग रहा है, तो मुझे इसमें जाना चाहिए, इस स्कीम में जाना चाहिए, इसके रिटर्न अच्छे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ रेशियो होता है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्लस हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वी कैन ऑलवेज रिव्यू आवर पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2 साल 3 साल में हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, और जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि हम कम रिटर्न पे हैं और आगे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो हम स्विच कर सकते हैं स्कीम्स को, या एक स्कीम से रिडम्पशन लेके दूसरे स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। So, is there any other question? अगर किसी के कोई सवाल रह गए हों या कोई और नया सवाल अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो तो पूछना चाहता है, because this is a very good platform where many people are connected, और अलग-अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होती हैं, सबकी हैबिट्स होती हैं, तो किसी का अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन है तो यू कैन डिस्कस हियर। अच्छा, इसी तरीके के वेबिनार्स हम लोग हर संडे को प्लान कर रहे हैं कि आगे हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि एक फीडबैक फॉर्म हमने चैट में डाला है, चैट बॉक्स में डाला है, मैं वापस से उसको पेस्ट कर रहा हूँ। आपको 1 मिनट लगेगा और आप उसको फिल कर सकते हैं ताकि हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन आ जाए, या आप चाहते हैं तो आप अपना नंबर और मेल आईडी यहाँ शेयर कर सकते हैं, या मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप मेरा नंबर नोट कर लें, और आपकी कोई भी सवाल है जिसका आप पर्सनली मुझसे जवाब चाहते हैं तो वो भी आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। So I thank you all for sparing time with us, and संडे का दिन है, इवनिंग है, और हम लोग इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम वो चीज से भागते रहते हैं जो सबसे मुश्किल होती है, और इन्वेस्टमेंट करना या पैसे से पैसा बनाना जो हमें लगता है मुश्किल है, ये सच में मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि हम थोड़े से डिसिप्लिन नहीं होते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, हम पैसा कमाने में ध्यान देते हैं, लेकिन पैसे से पैसा कैसे बन सकता है उस पर थोड़ा सा भूल कर देते हैं, और वो छोटी सी भूल जो है वो आगे जाके बहुत बड़ी भूल बन जाती है, और हमें लगता है अरे यार काश ये सेशन 10 साल पहले हुआ होता या 15 साल पहले हुआ होता था, जब मेरे पास टाइम भी था और पैसा भी था, तो मैं आज कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेता। तो इसलिए आप अपने बच्चों को भी एजुकेट करें और उनको समझाएं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंड आई विल टेल यू द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज थ्रू SIP। मैं 5 मिनट और लूंगा इस सेशन में, और मैं आपको SIP का कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि SIP होती क्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने सुना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट SIP के बारे में, लेकिन बहुत कम लोगों को एक्चुअली पता है कि SIP में क्या होता है। तो सर म्यूचुअल फंड सही है, ये कहावत भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण। एक तो ये कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक पैसा अपनी एक AMC को दे रहे हैं। AMC इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो उस पैसे को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जब वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीद लेती है, जो हम एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं खरीद पाते, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, या हम उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, या उतनी रिस्क नहीं ले पा रहे। लेकिन जब हम उस AMC को अपना पैसा देते हैं और वो पैसे से कंपनी शेयर खरीदती है, उस शेयर का कुछ हिस्सा हमारे को भी मिलता है NAV के रूप में, और वो यूनिट्स हमें अलॉट होते हैं। जैसे जैसे सेंसेक्स बढ़ता है वैसे वैसे हमारे NAV की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, और वैसे वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता है। तो यहाँ पे रिस्क भी है और रिटर्न भी है। रिस्क कैसे है कि सर मैंने सेंसेक्स लगाया, अभी मार्केट 55,000 पे चल रहा है, पीक पे चल रहा है, तो बहुत लोगों को लगता है सर ये तो बहुत हाई मार्केट है, अभी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वी शुड वेट। तो मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा
कि कौन सा सही समय होता है जब हमें पेड़ उगाना चाहिए. Is there any right time to plant a tree? Should we wait for the climate to change? Should we wait for the springs to come या autumn to come? या हमें winters में लगाना है या summer में लगाना है? ऐसा कुछ नहीं है. हम जिस दिन पेड़ लगाते हैं उस दिन हम अच्छा काम कर रहे हैं. सिमिलरली अगर आप इसको लिंक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से और म्यूचुअल फंड में SIP से, तो SIP स्टार्ट करने का कोई भी समय सही या खराब नहीं होता. मार्केट्स आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग और एट हाई. वी कैन नेवर टाइम द मार्केट. और जो ये कोशिश करता है कि सर मैं तो बहुत कम मार्केट में एंट्री लूंगा और सबसे बड़े हुए मार्केट में एग्जिट ले लूंगा, तो ऐसा कोई इन्वेस्टर मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि आई फेल मेनी रिटर्न्स और मैंने सबसे ज्यादा कैपिटल गेन की लॉसेस ही देखे हैं, प्रॉफिट्स नहीं देखे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में तो हमेशा लॉस होता है. लॉस कब होता है? जब हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और हम चीजों को उल्टा पुल्टा करना चालू कर देते हैं. दैट मीन्स हम हाई मार्केट में तो पैसा निकाल लेते हैं और फॉलिंग मार्केट में पैसा डालते हैं. तो जब हम मार्केट टूट रहा होता है हमें लगता है कि अरे ये तो टूटेगा तो पैसा निकाल लो, जबकि वो सही समय होता है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपको महंगी चीज कम दाम में मिल रही है और जो आपको कम दाम में मिल रही है वो आगे जाके महंगी होगी और जैसी वो वैल्यू बढ़ेगी आपका वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा. तो ऑलवेज नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, इंस्टेड गिव टाइम इन द मार्केट. हम समय दें, हम पेशेंस के साथ अगर 5 साल SIP चलाते हैं तो डेफिनेटली हमारे को 12 से 15% का रिटर्न इजीली मिल सकता है. तो सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी मत करें, सिर्फ 1000, 2000, 5000 जो आपकी क्षमता है, जितना आप सेव कर सकते हैं उतने से आप एक SIP स्टार्ट करें या अपने बच्चों की SIP स्टार्ट करें. बच्चों की SIP स्टार्ट करने की कोई एज लिमिट नहीं है. आज 2 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चे की भी SIP स्टार्ट हो सकती है और अभी से उसका पैसा आप बिल्डअप करना चालू कर सकते हैं. वो जब देखेगा कि आपने इतना पैसा कंट्रीब्यूट किया तो उसी में भी वो हैबिट्स डेवलप होंगी और वो भी बड़ा होके अपना इन्वेस्टमेंट आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. So और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आजकल जैसे कि टाइम बदलता जा रहा है, एवरीथिंग इज बिकम डिजिटल एंड सब सारे चीजें ऑनलाइन आपके ऐप पे ही अवेलेबल है. NPS का भी ऐप है, म्यूचुअल फंड भी आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं. बहुत सारे ऐप हैं, टीवी में ऐड आते हैं कि ग्रो ऐप के थ्रू मैं पैसा ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, या हमें ब्रोकरेज नहीं देनी, हमें कमीशन नहीं देनी और हमारा पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट हो रहा है. तो सर बहुत अच्छा है. मैं सबको कहता हूँ कि आप अपने मोबाइल में ग्रो ऐप डालिए और उससे इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए. आपको उस ऐप पे टॉप 5 स्कीम दिख जाएगी कि जो 15%, 18% रिटर्न दे रही है और आप उसमें इन्वेस्ट कर दें. लेकिन सर जब मार्केट गिरेगा तो क्या वो ऐप आपको नोटिफिकेशन देगी कि सर पैसा निकालो? क्या वो ऐप आपको बताएगी कि ये सही समय है और पैसा डाल दीजिए? क्या वो आपको बताएगी कि ये स्कीम से वो स्कीम ज्यादा बेटर कर रही है? तो ऐप ऑल्दो कन्वीनियंट है, लेकिन आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर इमोशनली कनेक्ट रखता है, आपको प्रैक्टिकली समझाता है कि आपको घबराना नहीं है, आपको इन्वेस्टेड रहना है. तो वहीं पर ही एक एडवाइजर का रोल आता है. लेकिन जब हम खुद एडवाइजर बनना चाहते हैं, बनने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि अरे नहीं, ये तो अपनी दुकान चला रहा है, ये तो अपना माल बेचेगा, ये इसको ही इज वरीड अबाउट हिज ओन इनकम. दैट इज नॉट द केस. So you should always consult your financial advisor before taking any wise decision. Whatever your profession is, आप उसमें बहुत अच्छा करें, आप उसकी और नॉलेज एक्वायर करें और आप उसमें ज्यादा टाइम लगाएं, बजाय इसके कि आप अपनी रिसर्च करें और पैसे को लगाएं और फिर कुछ गलत हो जाए तो आप उससे भाग जाएं कि मैंने तो बहुत साल पहले पैसा लगाया था शेयर में और वो पैसा बिल्कुल कम हो गया या नुकसान हो गया मुझे, तो अब मैं कभी भी अपने हाथ नहीं जलाऊंगा. तो सब आपको कहा किसने था? अपने हाथ.
तो इसलिए हम अपनी पास से सीखें और अपने फ्यूचर को और अच्छा करें। तो अंजिता, I think it is 10:10 and like it's almost 1 hour. If we have more queries, then we can keep the participant engaged. Otherwise, पार्टिसिपेंट, थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और अपने विश्वास करती हूँ कि मिस्टर आलोक ने आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दे दिया है। अभी भी कुछ आप लोगों को पूछना है जनरली भी, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक फाइनेंशियल एडवाइजर से डायरेक्टली आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी क्वेरी का रिजोल्यूशन पा सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा यहाँ से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जो फीडबैक फॉर्म है इन द चैट बॉक्स उसे फिल कीजिए, सो दैट हम अपने आने वाले सेशंस को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। और जैसे सर ने बताया कि काफी सारे और सेशंस आ रहे हैं, तो उसके थ्रू हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन कि सर का अभी कौन सा वाला सेशन आने वाला। अच्छा, अगर आपके कोई इनपुट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर टॉपिक पे सेशन रखें या आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात जानना चाहते हैं, तो वो भी आप रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में, या आप बोल के भी बता सकते हैं, तो हम उसको नोट कर लेंगे और अगली बार जो सेशन है वो उसी पे होगा। So once again, I thank all the participants. I think I did make you understand NPS better, और आप लोगों को समझ आया होगा। और लास्ट में ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही आप इस पे इन्वेस्ट करें। 50,000 तक आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और एडिशनल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और बाकी पैसा जो है आप वो दूसरे एसेट क्लासेस में लगा सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। सर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑलरेडी साइट्स पर शो हो रहे हैं। अगर कोई क्वेरी सभी भी आपके दिमाग में नहीं आ रही है लेकिन बाद में आती है कि अच्छा सेशन में हम पूछना भूल गए हैं, तो आप लोग एक छोटा सा ईमेल कर सकते हैं, और यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर आल्सो। सिंपल सा नंबर है, फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Sir, I think we should end this session here. Yes. Okay, I once again thank you all for your patience listening, and I enjoyed taking this session, and thank you for all the wonderful participants. और काफी अच्छा लगा, आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे, और धर्मेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर हमारे बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, एक क्लाइंट है हमारे, और बहुत स्नेह प्रेम रखते हैं हमारे साथ में। सर थैंक यू, आज आपने ब्लेस किया सेशन को, आप हमारे साथ जुड़े हैं।